हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास जो लगातार चल रही है सीड जर्मिनेशन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं सीड जर्मिनेशन के दौरान, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक इवेंट हम आपको बता चुके थे कि वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे ही सीड को रीहाइड्रेट किया जाता है, आप सभी जानते हैं इम्बाइबेशन के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। फिर वाटर जैसे ही सीड में एंट्री करता है तो सीड में जितने भी रिज़र्व फूड हैं उन सब का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। यानी कि हमारा टॉपिक होगा आज का मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहला, जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो जितने भी एंजाइम्स थे सीड के अंदर, जितने भी एंजाइम थे वो सभी एक्टिवेट हो गए। और आप सभी जानते हैं कि सीड के अंदर रिज़र्व फूड कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारे पार्ट्स में रिज़र्व फूड होता है। जैसे आप मोनोकॉट देखें तो एंडोस्पर्म, पूरा स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। एलिरोन की लेयर है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। मोस्ट ऑफ डाइकॉट में ये एंडोस्पर्म कंज्यूम करके फूड को स्टोर कर लिया जाता है कोटिलिडन्स में, और कुछ में ये पेरिस्पर्म में होता है, कुछ में रिमेनिंग न्यूसेलस भी रह जाता है जो एम्ब्रियो पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता है। और कुछ प्लांट्स में तो जो रिज़र्व फूड हैं वो रिज़र्व फूड कौन कौन से हैं? वो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, और कुछ प्लांट में ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो मेजर मोनोकॉट के अंदर रिज़र्व फूड कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, और जैसे कैस्टर है, ऑयली सीड वाले हैं, उनमें रिज़र्व फूड फैट की फॉर्म में होता है। और जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा डेट पाम, खजूर जिसे हम कह रहे हैं, उसके अंदर रिज़र्व फूड सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की फॉर्म में होते हैं। ये सारे रिज़र्व फूड जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो एंजाइमों के एक्टिविटी से सब लाइटिक करना स्टार्ट कर देंगे, यानी डिग्रेडेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। और सीड में डिफरेंट प्लेसेस पर इनका मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। जिस न्यूट्रिएंट की जहाँ ज़रूरत होगी उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत सारे कंपोनेंट्स जो, अब क्या होगा कि इन न्यूट्रिएंट्स से जो इनकी अल्टीमेट यूनिट में ब्रेक होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, और फैट है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिनकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाकर के ये नए नए कंपोनेंट सिंथेसाइज कर लेंगे, नए नए कंपोनेंट सिंथेसाइज कर लेंगे इस रिज़र्व फूड से, और नई नई स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही सीड जर्मिनेट हो जाएगा और सीडलिंग एस्टेब्लिश हो जाएगी, सीडलिंग बन जाएगी यानी कोटिलिडनरी लीव्स एस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और इस रिज़र्व फूड का जो मोबिलाइजेशन है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो हम बात करते हैं जो मेजर फूड रिजर्व ऑफ एंजियोस्पर्म सीड आर टिपिकली स्टोर्ड इन कोटिलिडॉन और इन एंडोस्पर्म। लेकिन इसके अलावा भी कुछ में कहाँ कहाँ होता है, पेरिस्पर्म में, कुछ इंटेगुमेंट्स में भी होता है। The massive mobilization of reserve that occur after germination provide nutrient to the growing seedling। अब सीडलिंग में बहुत सारी नई नई चीज़ें बनेंगी, तो उन नई नई चीज़ों का सिंथेसाइज इनकी अल्टीमेट यूनिट के द्वारा किया जाएगा। और ये कब तक चलेगा, मैंने आपको बताया, जब तक कि सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना कर दे, यानी जब तक उसमें फूड का सिंथेसिस स्टार्ट ना हो जाए। इज इट क्लियर? तो देखिए, तो मैं बता चुका हूँ आपको इम्बिबिशन,
यानी कि जो पहला स्टेप हमारा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ। एक सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये है रिजर्व फूड एल्यूरोन लेयर है, जिसमें सारी एल्यूरोन सेल्स हैं और 100% इनमें प्रोटीन स्टोर्ड है। इज इट क्लियर? ये देखिए, पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कवर किया हुआ है इस एल्यूरोन लेयर में। सीड कॉट आप देख रहे हैं, और ये मोनोकॉट सीड है, इसलिए इसमें स्टार्च एंडोस्पर्म की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और ये पूरा एम्ब्रियो का सेक्शन है, जिसके अंदर आप रेडिकल देख रहे हैं, ठीक है। और ये कॉटिलिडॉन है, और ये एपिकोटाइल यानी इसके ऊपर प्लूम्यूल्स वगैरह हैं। तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ जितना भी ये रिजर्व फूड है, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया है। और आप देखिएगा, जैसे ही यहाँ वाटर एंट्री कर रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि सारा कंट्रोल इनिशियल फेज़ में जिब्रेलिन के द्वारा किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड के द्वारा। ये जिब्रेलिक एसिड एम्ब्रियो से ट्रांसफ़र हो जाएगा एंडोस्पर्म में, और एंडोस्पर्म में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पर डीएनए को एक्टिवेट करके आरएनए बनाएगा, और अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम सिंथेसाइज हो जाएगा। अभी मैं आपको कार्बोहाइड्रेट का जब हम मोबिलाइजेशन की बात करेंगे, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन आप देखें, ये अल्फ़ा एमाइलेज या एमाइलेज एक्टिवेट हो रहा है, और स्टार्च को पहले ओलिगोसैकेराइड में, फिर शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। और ये शुगर पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है? एम्ब्रियो के पास। और एम्ब्रियो क्या कर रहा है? इसको यूज़ कर रहा है रेस्पिरेशन में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ द सीड जर्मिनेशन, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तेज़ी से सिंथेसाइज हो करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करते रहेंगे। और देखिएगा, ये एल्यूरोन लेयर जो थी उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, तो बहुत सारे पेप्टिडेज एंजाइम होंगे, वो इसको हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करेंगे, और ये अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और नई नई प्रोटीन्स को बनाएंगे एम्ब्रियो में। आपको पता है कि प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग मटीरियल होता है, बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है, यानी कि प्लांट की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के द्वारा बनेगी। और इनिशियल स्टेज में, बाद में तो प्लांट अपने आप ही करेगा, इनिशियल स्टेज में रिजर्व फूड से ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके कि सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, और जो रिज़र्व फूड है वो किस फॉर्म में है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने अभी डायग्राम में भी आपको दिखाया। एट द सब सेलुलर लेवल, स्टार्च स्टोर्ड इन एमाइलोप्लास्ट इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीरियल। मैंने अभी बताया कि मोनोकॉट, क्योंकि सारे सीरियल्स होते हैं जो मोनोकॉट होते हैं, तो उनके एंडोस्पर्म का जो मेन रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च होता है। और ये स्टार्च कहाँ भरा हुआ होता है? आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमाइलोप्लास्ट, प्लास्टिड्स में एमाइलोप्लास्ट एक पार्ट है जो स्टार्च को स्टोर करता है, और इलियोप्लास्ट फैट को स्टोर करता है, और प्रोटियोप्लास्ट प्रोटीन को करता है। तो सारा का सारा स्टार्च है जो एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होगा, जो किस फॉर्म में है, यानी कि स्टार्च आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, एमाइलोज एंड एमाइलोपैक्टिन, जो कहाँ हैं? एंडोस्पर्म्स के अंदर। अब यहाँ आपको देखना है कि इनका हाइड्रोलाइसिस करने के लिए कौन से 2 एंजाइम हैं। 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग स्टार्च डिग्रेडेशन। ये 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? अल्फ़ा एंड बीटा एमाइलेज। ये 2 एंजाइम अल्फ़ा एंड बीटा एमाइलेज। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि अल्फ़ा एमाइलेज है, उसका सिंथेसिस तो कब होगा? जब सीड जर्मिनेशन करेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन अल्फ़ा एमाइलेज सिंथेसाइज कब सिंथेसाइज होगा? जब सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। जबकि बीटा एमाइलेज विल बी प्रेजेंट ऑलरेडी इन ड्राई सीड। ड्राई सीड में भी प्रेजेंट होगा बीटा एमाइलेज। इज़ इट क्लियर? लेकिन ये दोनों किसके कंट्रोल में काम करेंगे? ये काम करेंगे केवल और केवल जिब्रेलिक एसिड के एक्टिवेशन से। आपको पता है कि कोई सीड
कब तक जर्मिनेट नहीं करता है? जब तक कि जिब्रेलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता है, क्योंकि सीड के अंदर क्या होता है? एब्सिजिक एसिड, और वो सीड को डोरमेंट बना के रखता है। जैसे ही हम उसमें जर्मिनेशन फैक्टर देते हैं तो जो सीड में डोरमेंट जिब्रेलिक एसिड है वो एक्टिवेट होकर के सबसे पहले तो काउंटर करता है किसका? एब्सिजिक एसिड का, जिससे कौन एक्टिवेट हो जाता है? बीटा एमाइलेज। इज इट क्लियर? बीटा एमाइलेज एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बीटा एमाइलेज स्टार्च मोबिलाइजेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें यानी जिब्रेलिक एसिड ही डीएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एक एंजाइम अल्फ़ा एमाइलेज बनवाता है, और वो अल्फ़ा एमाइलेज जितना भी स्टार्च है जो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन में है वो सारा कन्वर्ट हो जाता है वाटर सॉल्युबल ओलिगोसैकेराइड्स में, यानी पानी में घुलने वाले ओलिगोसैकेराइड्स। आप जानते हैं क्या होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स? यानी स्टार्च है वो तो पॉलीसैकेराइड है, उसमें तो ग्लूकोज की थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं, जबकि ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का वो फॉर्म होता है जिसमें केवल 2 से 10 तक यूनिट ही जुड़ी हुई होती है। 2 to 10 यूनिट्स कंबाइंड होकर के ओलिगोसैकेराइड बनाती है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च को अल्फ़ा एमाइलेज ने किस में ब्रेक कर दिया है? ओलिगोसैकेराइड में। बस एक बार ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा तो सारा काम अब कौन करेगा? बीटा एमाइलेज। बीटा एमाइलेज उसको तोड़ देगा माल्टोज़ में। आप जानते हैं ना माल्टोज़ किसका बना हुआ होता है? 2 ग्लूकोज की यूनिट मिलके बनाती है माल्टोज़। इज़ इट क्लियर? अब आप यहाँ देखिएगा, अल्फ़ा एमाइलेज ऑफ विच वर आर सेवरल आइसोफॉर्म्स। ये देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं क्या होते हैं आइसो एंजाइम्स? आइसो एंजाइम्स वो होते हैं जो डिफरेंट फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होता है बट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। उनकी फॉर्म है जो बहुत सारी अलग अलग होती है। वो हाइड्रोलाइज करते हैं स्टार्च चेन को। मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ा एमाइलेज ही शुरुआत करेगा इंटरनली टू प्रोड्यूस ओलिगोसैकेराइड। अब आपको मैंने बता दिया है ओलिगोसैकेराइड क्या होती है। 2 से 10 यूनिट तक ग्लूकोज की जुड़ी हुई होंगी और जो 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है अल्फ़ा एमाइलेज ने। अब बीटा एमाइलेज, यहाँ देखिएगा बीटा प्रिंट नहीं हो पाया है तो आप यहाँ पर बीटा ऐड कर लेंगे। बीटा एमाइलेज degrade these oligosaccharide from end to produce maltose। डायरेक्ट ग्लूकोज में नहीं तोड़ सकता है, ये केवल माल्टोज में इसको ब्रेक करेगा जिसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। ए डाइसैकेराइड है ये माल्टेज, देन कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज। फिर एक और एंजाइम होगा माल्टेज, वो इस माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देगा और ये ग्लूकोज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो के पास, और वहाँ पर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ दीज एंजाइम इज़ डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन में। हम आपको वैसे बता चुके हैं पूरा यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं मोबिलाइज हो रहे हैं। यहाँ देखिए आप, हम केवल यहाँ अभी बात कर रहे हैं स्टार्च की। ये स्टार्च है जिसको अल्फ़ा एमाइलेज और बीटा एमाइलेज के द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? ग्लूकोज में। चलिए यहाँ मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो भी फूड स्टोर होता है प्लांट में वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। बनता किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ट्रैवल यानी ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में। इज़ इट क्लियर? तो पहले तो शुगर को सुक्रोज में कन्वर्ट करके फिर यानी कि अल्फ़ा और बीटा एमाइलेज अपना काम करते रहते हैं। माल्टोज और सुक्रोज ये सब आइसोमर ही हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे कि सुक्रोज की फॉर्म में यहाँ बना और यहाँ से ये
सीडलिंग जो एस्टेब्लिश हो रही है वहाँ ट्रांसलोकेट हो करके शुगर में कन्वर्ट हो गए। अब शुगर का काम केवल ये तो है नहीं कि भाई केवल हमें रेस्पिरेशन में ही इसको एंगेज करना है, बॉडी बिल्डिंग में भी तो ये इन्वॉल्व होता है। सेल वॉल बनानी है प्लांट की, तो वहाँ देखिएगा ये शुगर काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सारे सेलों के सेल वॉल कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनाए जा रहे हैं शुगर के थ्रू, जो एमाइड्स वगैरह से मिलके बनेंगे। इज़ इट क्लियर? और इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर भी आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ वहाँ पर इन्हें पहुँचा दिया जाएगा। तो ये था पूरा कार्बोहाइड्रेट का मोबिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के मोबिलाइजेशन, या हम नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे प्रोटीन का मोबिलाइजेशन और फैट के मोबिलाइजेशन किस तरह से होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप पढ़िएगा और हम इसका असाइनमेंट भी देंगे, वो भी आपको करना होगा। थैंक यू।